स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम क्लास 9th में लेसन नंबर 11 कार्य तथा ऊर्जा के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ना क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। उसमें जो क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो मैंने आपको बोला था कि आप ट्राई करना कि आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपने ट्राई किया और उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों से हो गया होगा। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाती हूँ। ओके बच्चों, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार क्या हो रही है, कम होती जाती है। क्या यह ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। कोई एक जो पिंड है वो मुक्त रूप से नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है। तो कम हो रही है तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन करता है या नहीं करता, बताओ भाई, और कारण भी बताना। देखो सिंपल सी बात है कि कोई जो पिंड है उसमें क्या है, पहले स्टार्टिंग में जब उसको नीचे नहीं गिराया था तो स्थितिज ऊर्जा थी अधिकतम थी, और जैसे जैसे वो नीचे जाता जाता उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है, कम हो रही है। जो कम हो रही है स्थितिज ऊर्जा वो किस में बदल रही है, गतिज ऊर्जा में बदल रही है। तो जैसे जैसे स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है वैसे वैसे उतनी ही क्या बढ़ती है, जितनी स्थितिज ऊर्जा कम होती है उतनी ही क्या बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो स्थितिज ऊर्जा किस में बदल रही है, गतिज ऊर्जा में बदल रही है। तो फिर ऐसा तो है नहीं कि ऊर्जा की कहीं कमी हो रही है, नहीं, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रहा है, स्थानांतरण होता है। और यही क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो इसमें ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन होता है, नहीं होता, ठीक है। और क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होती है, ऊर्जा एक रूप से किसमें बदल जाती है, दूसरे रूप में। जैसे स्थितिज ऊर्जा जितनी कम हो रही है उतनी ऊर्जा उतनी क्या गतिज ऊर्जा बढ़ती है। बात समझ आ गई? तो हम इसका आंसर लिखेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है कि नहीं, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं करती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है उतनी ही गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम करेंगे आंसर नंबर 7, ठीक है ना। आंसर नंबर 7 कर लिया, सॉरी। अभी हम करेंगे आंसर नंबर 10, ठीक है ना, क्योंकि हमने 9 तक कर ली थी, छठा बीच में रह गया था। तो हम करेंगे अभी आंसर नंबर 10। 9 तक हमने कर लिए थे। तो बच्चों इसको फटाफट उतार लीजिए, नहीं उतारा तो वीडियो पोस्ट करके उतार लेना, ठीक है। तो क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन पढ़ने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है। कोई 40 किलोग्राम द्रव्यमान का क्या है, एक पिंड है जो पृथ्वी से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो जब पिंड आधे रास्ते पर हो उस समय उसकी स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। देखो बेटा सिंपल सी बात है, पहले इसने दे रखा है हमें द्रव्यमान कितना दे रखा है, 40 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है। उसके बाद उसने हाइट दे रखी है 5 मीटर, और नीचे देखो इसने जी का मान दे रखा है। जी कितना दे रखा है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जी बराबर हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पहले इसने बोला है कि गतिज स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो पहला इसने पूछा था स्थितिज ऊर्जा, तो हमें स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता है, क्या है, mgh। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, mgh। m कितना है हमारे पास 40, g कितना है 10 और h कितना है हमारे पास 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2000 जूल। ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 2000 जूल, क्योंकि 5 की 40 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 200, 200 की 10 से गुणा करेंगे तो 2000 जूल हो जाएगा। तो एक बात बताओ, कोई पिंड है अगर ऊपर से अगर नीचे पर गिरे और आधे रास्ते पर पहुंचने के बाद क्या वो पूछ रहे हैं कि आधे रास्ते पर पहुंचने पर उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी होगी। जस्ट अभी हमने क्वेश्चन किया है कि भाई ये क्या करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो आधे रास्ते पर पहुंच जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी कितनी होगी, आधी होगी। सिंपल सी बात है, अगर वो पिंड आधे रास्ते पर पहुंचा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी कितनी होगी, आधी होगी। उसकी स्थितिज ऊर्जा आधी हो गई तो मतलब आधी स्थितिज ऊर्जा कहाँ पे गई, ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर आधी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो मान लो यहाँ पे कितनी थी उसकी, हमने अभी निकाला है 2000 थी उसकी स्थितिज ऊर्जा। जब वो आधे रास्ते पर आया तो उसकी स्थितिज ऊर्जा आधी हो गई, तो मतलब कितनी होगी, 1000 जूल हो गई। 1000 जूल उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, तो बाकी का जो 1000 जूल है वो किससे बदल गया, गतिज ऊर्जा में। तो आधे रास्ते पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1000 जूल। बात समझ आई नहीं आई, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में लिखेंगे हिंदी में, तो लिखो तो हम लिखेंगे इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसमें लिखेंगे पिंड की ठीक
आधे रास्ते पर गतिज ऊर्जा 1000 जूल हो जाएगी, क्योंकि जितनी स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है उतनी ही गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ओके बच्चों, ठीक है ना। तो पिंड की ठीक आधे रास्ते पर गतिज ऊर्जा 1000 जूल हो जाएगी, क्योंकि जितनी स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है उतनी ही क्या होती है, गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो आप इसको वीडियो पॉज करके आराम से उतार लीजिए जब तक मैं आपको करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 11। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ओके बच्चों, वीडियो पॉज करके इसको उतार लें। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर घूमते हुए बल द्वारा किया गया कार्य कितना कार्य किया जाएगा, अपने उत्तर को तर्कसंगत बनाइए। ये जो पूछ रहा है कि जो पृथ्वी है ना, ये क्या है, पृथ्वी जो इसके चारों ओर जो उपग्रह घूम रहा है ना, वो क्या है, उसके है ना गुरुत्वाकर्षण द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, उसके ऊपर जो उपग्रह घूम रहा है ना उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो देखो बच्चों, जो भी जो कार्य किया जाएगा ना, अब देखो उसकी स्थिति पहले देखनी पड़ेगी कि कैसे कार्य हो रहा है, ठीक है ना। अब जो इसका जो विस्थापन होता है ना, गुरुत्वीय बल तथा उपग्रह का जो विस्थापन होता है ना, अब गुरुत्वीय बल क्या है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ लग रहा है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ, और विस्थापन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे किस पे हो रहा है, एक लंबवत हो रहा है ना, इसके क्या हो रहा है, लंबवत हो रहा है। विस्थापन कैसे हो रहा है, लंबवत हो रहा है। लंबवत हो रहा है तो मतलब कितना, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो कार्य होगा 90 डिग्री का कोण बनता है, तो उस कंडीशन में कार्य नहीं होता, तो इस कार्य होगा वो कैसा होगा, शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा उपग्रह पर किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। ठीक है बच्चों, और है ना इस कंडीशन में जो कार्य है ना वो क्या होगा, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है ना, जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जो वो क्या करती है क्या ना, जो ये उपग्रह होता है ना, इसकी अक्ष की त्रिज्या के साथ उसके ऊपर कार्य करती है। जो इसके अक्ष होता है ना, जो मान लो ये जो कोई उपग्रह है, इसकी त्रिज्या के साथ इसके अक्ष पर काम करती है। ये अक्ष हो गया, ठीक है ना, इसके अक्ष पर काम करते हैं, तो स्पर्श रेखा के अनुदिश है ना फिर काम करती है, ठीक है ना, ठीक है ना। स्पर्श रेखा के साथ ये फिर कार्य करते हैं, तब इसमें थोड़ा बहुत कार्य होता है, पर लंबवत हो तो उस कंडीशन में कार्य नहीं होता। ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो हम करेंगे अभी इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन तुम लोग ही लिखोगे बुक से देख के, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, आंसर से ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है, तो इसकी वजह से तुम लोग ही क्वेश्चन लिखोगे अपनी सीधी डायरेक्ट कॉपी में। ऐसा नहीं कि तुम सीधा आंसर लिख लो, नहीं बेटा, आंसर नहीं लिखोगे, सीधा क्वेश्चन तुम्हें पहले लिखना है, उसके बाद ही आंसर लिखना। ओके बच्चों, मैं इसको दोहरा देती हूँ। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्वीय बल शून्य कार्य करेगा। शून्य कार्य करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि उपग्रह पर गुरुत्वीय बल तथा उपग्रह का विस्थापन हमेशा एक दूसरे के क्या होगा, लंबवत होगा। मैंने अभी बताया था कि जो विस्थापन है उपग्रह का और जो उपग्रह पर जो गुरुत्वीय बल लग रहा है वो एक दूसरे के क्या होगा, लंबवत होगा, जिसके कारण क्या होगा, कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर 11। तो हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, जब क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है। सोचिए इस प्रश्न के बारे में, अपने मित्रों तथा अध्यापक से विचार विमर्श कीजिए। क्वेश्चन है कि क्या किसी पिंड पर लगने वाले, कोई पिंड है उस पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है। मतलब कोई पिंड है, इसके ऊपर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है, उस पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में बताओ कि भाई है ना उस पिंड का क्या हो सकता है, विस्थापन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि भाई जो पिंड है उसका क्या हो सकता है, विस्थापन हो सकता है।
अब विस्थापन हो कैसे सकता है? अब क्या कोई बल नहीं है इसके चारों तरफ, क्या है कोई बल? F बराबर क्या है? जीरो है। जीरो है तो इस कंडीशन में तुम लोग देखोगे कि है ना F जीरो है तो A भी क्या हो जाएगा इसमें? जीरो। तो त्वरण F नहीं है, त्वरण भी नहीं है, ठीक है। तो एक बताओ, अगर त्वरण भी नहीं है, F भी नहीं है, तो इसमें क्या चीज ऐसी लग सकती है कि जिसमें विस्थापन कर सकता है? तो इसमें लग सकता है कि भाई अगर कोई पिंड है कि नियत वेग से क्या कर रहा हो? गति कर रहा हो, तो उसमें कोई त्वरण नहीं होता। हमने गति के प्रथम नियम में पढ़ा था कि अगर कोई पिंड नियत वेग से गति कर रहा है तो उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता। तो त्वरण उत्पन्न नहीं होता तो वो विस्थापन तो कर रहा है ना इस कंडीशन में, बिना बल के भी क्या कर रहा है? विस्थापन कर रहा है। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है बच्चों, तो ये क्या करता है? गति के प्रथम नियम के अनुसार इसमें ना बिना बल के, बिना कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा बिना बल के, ठीक है। और जिससे क्या है कि नियत वेग अगर इसके अंदर होगा तो ये गति करेगा और विस्थापन होगा। ये कौन से नियम से? न्यूटन के प्रथम नियम से, ठीक है ना। ओके बच्चों, इसका आंसर लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो अब बच्चों ये देखो, ये हमारा मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 12, आंसर नंबर 12। तो आंसर नंबर 12, हाँ, बल की अनुपस्थिति में भी पिंड का क्या हो सकता है? विस्थापन हो सकता है। बल की अनुपस्थिति में पिंड का त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य होगा और पिंड एक समान वेग से गतिशील रहेगा। तो गतिशील रहेगा मतलब विस्थापन हो रहा है। बात समझ आ गई? अब ये हम करेंगे आंसर नंबर 30, ठीक है बच्चों। तो पहले अपने आंसर क्वेश्चन पढ़ते हैं 30। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि कोई मनुष्य भूसे के एक गट्ठर को, कोई मनुष्य है कि भूसे के एक गट्ठर को क्या रखता है? अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता है और थक जाता है। क्या उसने कुछ कार्य किया है या नहीं? अपने उत्तर को तर्कसंगत कीजिए। एक बताओ, एक व्यक्ति है वो क्या रखा है? अपने भूसे को, क्या अपने ना जो भूसा है वो अपने ना सर के ऊपर 30 मिनट तक क्या रखा है? खड़े, मतलब है ना सर पे रख के खड़ा है, ठीक है ना। अब खड़ा है, उस कंडीशन में तुम देखो खड़ा है तो बताओ विस्थापन हुआ है क्या? पहले बताओ विस्थापन हुआ है? नहीं, खड़ा है खाली, विस्थापन वो चल नहीं रहा, सिर्फ खड़ा है, उसको उठा के खड़ा है तो विस्थापन नहीं हो रहा। तो विस्थापन नहीं हो रहा तो बताओ कुछ कार्य होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि कोई कार्य नहीं होगा क्योंकि उसका विस्थापन नहीं हो रहा। बात समझ आ गई? तो मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ। जब तक आप इसके क्वेश्चन उतारिए, वीडियो पोस्ट करके आप आराम से इसको उतार लीजिए, ठीक है बच्चों। तो अब ये देखो हमारा, मैंने लिखा आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन आंसर नंबर 13 लिखा है मैंने, लिखा है नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ है क्योंकि मनुष्य भूसे के एक गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक उठाए खड़ा है, कोई विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य नहीं होगा। ओके बच्चों, ये हो गया तुम्हारे क्वेश्चन 13 हो गए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो उससे पहले आप वीडियो पॉज करके इन सारे क्वेश्चन के आंसर को उतार लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं अब इरेज करने जा रही हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप आराम से उतारिए, ठीक है ना। अभी मैं इसको इरेज करूंगी। ओके बच्चों, तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। इसका हम आंसर करेंगे, आंसर नंबर 14 करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, एक विद्युत हीटर की जो घोषित शक्ति है वो 1500 वॉट है और 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा? जितनी जो इसने एनर्जी बोली है वो कितनी है? 1500 वॉट है और 10 घंटे में ये कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा? मैं पूछ क्या रहा है? ऊर्जा पूछ रहा है। तो हमारे पास शक्ति का फॉर्मूला है P बराबर W/T। अब W लिखूं या फिर चाहे E लिखूं, एक ही बात है, क्योंकि कार्य और ऊर्जा हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो चाहे W लिखूं या E लिखूं, एक ही बात है। यहाँ पे लिख लो तो हम लिखेंगे P बराबर E/T लिख लेंगे। P कितना है? 1500, ठीक है, 1500 वाट है। अब वाट है और ये T किस में है? घंटा में है। तो इस वाट को अगर मेरे को किस में बदलना है? घंटे, किलो वाट में बदलना है तो क्या करूंगी? 1000 से भाग दे दूंगी। तो भाग दे दूंगी तो 2 0 से 2 0 कटा, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे? अगली लाइन में लिखना तुम लोग, ठीक है ना। तो तुम लोग अब क्या करोगे? इसमें 10 है, घंटा है, इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 15 × 10 बटा ये 10 जो यहाँ पे बच गया था, ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच गया था। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एनर्जी E बराबर आ जाएगा हमारे पास 15 किलोवाट घंटा, क्योंकि हमने जो ये 15 किलो ये 1500 वाट था ना, इसको किसमें बदल लिया था हमने? किलो वाट में बदल लिया था, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा आंसर। और ये तो 10 है तो वो घंटा में था ही पहले से, तो हमारा आंसर आ गया 15 किलोवाट घंटा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर 14, ठीक है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं नीचे वाली को इरेज कर रही हूँ, आप वीडियो पोस्ट करके उतार लीजिए।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक और ले जाकर छोड़ते हैं तो यह दोलन करने लगता है। इससे होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए और गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है, अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन है। अब देखो पूछ क्या रहा है कि भाई एक सरल लोलक है, ये है कोई सरल लोलक, ठीक है ना, ये सरल लोलक है, इसके क्या है कि गोलक को क्या एक और ले जाकर, एक और मतलब यहाँ पे एक किनारे पर ले जाकर इसको ऐसे छोड़ते हैं। उसके बाद देखो छोड़ते हैं तो फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, दूसरी तरफ आएगा छोड़ते हैं तो ये इस कंडीशन में कुछ ऐसा आता है, ठीक है ना। उसके बाद इसे छोड़ते हैं तो दोलन करने लगते हैं। इसको यहाँ पे ले जाके छोड़ेंगे तो वैसे ही करेगा, पेंडुलम कैसे दोलन करता है वैसे ये भी क्या करेगा, ऐसे दोलन करने लगेगा। इसमें होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। तो इसमें ऊर्जा परिवर्तन कैसे, जब यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ इस किनारे पर लेके जाते तो इसमें जो ऊर्जा होती है ना वो क्या होती है, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होती है। इस कंडीशन में जो है ना स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है, अधिकतम होती है, ठीक है ना। और फिर जब ये कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद कहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे जाता है तो यहाँ पर भी क्या होती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होती है। इस कंडीशन में भी क्या होती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होती है तो वापस क्या आता है, यहाँ पे आता है, वापस यहाँ पे आता है। तो इस कंडीशन में इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, अब अधिकतम हो जाती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब देखो इसमें तुम देखो कि जब हम दोलन के लिए उसको उस तरफ लेके गए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम थी, फिर वो दूसरे किनारे पे वापस गया तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या थी, अधिकतम थी। और फिर जब वापस लौट कर बीच में आया, अपनी सामान्य पहले वाली स्थिति पर वापस आए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो गई, अधिकतम होती है। तो जब वो दोलन करता हो बीच के अंदर आता है तो उसके गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। जब वो दोलन करता हो किनारों पर अपनी अधिकतम वो उसके तनाव तक जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। बात समझ आ गई, ये आप लोग डायग्राम बना लेना, ठीक है। उससे पहले अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसने बोला कि भाई कुछ समय पश्चात ये क्या हो जाता है, ऐसे ऐसे करते करते क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब रुकता क्यों है कि हवा का क्या लगता है, घर्षण लगता है। हवा का घर्षण लगता है तो घर्षण के कारण क्या होता है, ये धीरे 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 रुक जाता है, ठीक है ना। अब रुकता है तब जो गतिज ऊर्जा है या जो स्थितिज ऊर्जा वो कहाँ चली गई, ये जो जितनी भी जो ऊर्जा है ना वो जब वो घर्षण के कारण रुक रहा है ना तो क्या हो जाती है, उसमें ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। जितनी भी जो स्थितिज या गतिज ऊर्जा वो सारी किसमें परिवर्तित हो जाती है, रुकने पर विराम अवस्था में ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसके अंतर्गत कोई भी ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। एक जो अवस्था है मतलब स्थितिज ऊर्जा से किसमें बदली है, ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, और जब वो विराम अवस्था में आता है तो इसकी जो सारी ऊर्जा किसमें बदल गई, ऊष्मा ऊर्जा में बदल गई। बात समझ आ गई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो आप इसको डायग्राम को बना लीजिए क्योंकि मुझको इसको इरेज करके मैं इसका सीधा आंसर लिखूंगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पोस्ट करके ये डायग्राम बना ले, ठीक है। ओके बच्चों, तो अभी मैं इसका आंसर लिखती हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर हो गया 15, ठीक है ना। जब किसी सरल लोलक के गोलक को एक और ले जाकर छोड़ा जाता है तो ये दोलन करने लगता है और गोलक को जहां से छोड़ा जाता है वहां गोलक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम। मैंने बोला था जहां से छोड़ा जाता है स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है तथा गोलक जब दूसरे किनारे पर जाता है तो गोलक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है, अधिकतम होती है, ठीक है ना। जब गोलक मध्य स्थिति में आता है तो गोलक की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, अतः अधिकतम स्थितिज ऊर्जा अधिकतम गतिज ऊर्जा में तथा अधिकतम गतिज ऊर्जा अधिकतम स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। यही होता है कि अधिकतम स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में और अधिकतम गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, जो ऊर्जा संरक्षण के नियम को क्या करती है, स्पष्ट करती है। उसके आगे इसने बोला था कि भाई विराम अवस्था में आ जाती है। उसका आंसर है कि हवा के घर्षण के कारण गोलक धीरे धीरे विराम अवस्था में आ जाता है और संपूर्ण गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है बच्चों। इसको वीडियो पोस्ट करके आप उतार लेना क्योंकि मैं अब इसको इरेज करने वाली हूँ, ठीक है बच्चों। इसको वीडियो पोस्ट करके आप आराम से उतार लीजिए। तो हमारा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, m द्रव्यमान का एक पिंड नियत वेग v से क्या है, गतिशील है,
पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि विराम अवस्था में आ जाए। हमें इसमें कार्य बताना है कि भाई पिंड पर कितना कार्य करे कि वो विराम अवस्था में आ जाए। एक m द्रव्यमान का पिंड है, वो नियत वेग से क्या है, गतिशील। अब देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। मान लो कि ये m द्रव्यमान का क्या है, पिंड है, जो कौन से वेग से गतिशील है, नियत वेग से क्या है, गतिशील। अब देखो गतिशील है, इसको क्या करना है, इस पर कितना कार्य करे कि इसको क्या करना है, विराम अवस्था में लाना है। अगर मान लो ये इस तरफ गतिशील, इसको विराम अवस्था में लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें पीछे की तरफ क्या लगाएंगे, इतना ही बल लगाएंगे, तब ये क्या आ जाएगा, विराम अवस्था में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक हो गया हमारा लॉजिकल पॉइंट हो गया कि भाई ऋणात्मक दिशा में उतना ही बल लगाने पर क्या आ जाता है, विराम अवस्था में आ जाएगा। उतना ऋणात्मक दिशा में कार्य करने पर क्या आ जाएगा, ये विराम अवस्था में आ जाएगा। ये तो हो गया लॉजिकल पॉइंट। अब हम देख ले मैथमेटिकल कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। यदि m द्रव्यमान का पिंड v वेग से गतिशील हो या है तो उसकी गतिज ऊर्जा E के बराबर कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर होती है, यही होती है। ठीक है, आगे लिखेंगे जब यह पिंड विराम अवस्था में आ जाएगा, तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तब उसकी गतिज ऊर्जा बराबर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब वो विराम अवस्था में आ जाएगी, तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि पिंड पर कितना कार्य करे कि वो विराम अवस्था में आए। तो हम लिखेंगे भाई पिंड पर किया गया कार्य, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के हमारे पास 2 गतिज ऊर्जा है, तो इन दोनों के अंतर के बराबर आ जाएगा क्या, पिंड पर किया गया कार्य। तो हम लिखेंगे गतिज ऊर्जा में अंतर, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। कितना परिवर्तन हुआ उसके आधार पर हमारे पास आ जाएगा कि भाई पिंड पर कितना कार्य किया गया। ठीक है ना। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, कितना परिवर्तन हो, ये वाला ई के, ये वाला माइनस ये ऊपर वाला कर देंगे तो ई के माइनस ई के, तो ई के माइनस ई के ये कितना हो जाएगा, 0, और ये कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। तो अब बताओ 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो आंसर आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर। तो पिंड पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा, माइनस हाफ mv स्क्वायर। तो अब हम बोल सकते हैं कि अतः यदि पिंड पर, ये तो अगली लाइन में लिखोगे, ठीक है ना, पिंड पर हाफ mv स्क्वायर का, अगली लाइन में लिखोगे हाफ mv स्क्वायर का, ब्रैकेट में लिखो ऋणात्मक कार्य किया जाए तो यह विराम अवस्था में आ जाएगा, यह विराम अवस्था में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ओके बच्चों, तो आप इसको आराम से उतार लीजिए वीडियो पॉज करके, क्योंकि मैं अब इसको इरेज करने वाली हूँ। ओके ठीक है ना। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन करना है। तो हमें इसने पहले बोला है कि कितना बोला है, द्रव्यमान कितना बोला है, 1500 किलोग्राम बोला है, द्रव्यमान बोला है। ठीक है ना। उसके बाद इसने बोला है कि भाई कार इतने वेग से चल रही, तो इसने हमें क्या दे दिया, यू दे दिया ना, यू दे दिया, कितने वेग से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्चुअल में हम ये जो वेग है वो किसमें लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड में लेते हैं। तो इसको चेंज किस में करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो ये जो किलोमीटर है, तो इसको किसमें बदलना है, हमें बोलो, इसको बदलेंगे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसका तो आ जाएगा 1000 मीटर में घंटा ना बच्चों। तो हमें किसको बदलना है,
किलोमीटर को किससे बदलना, मीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और बट्टा में क्या है, घंटा, घंटे को किससे बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो मीटर प्रति सेकंड में तो पहले घंटा मिनट में बदलेगा तो 60 की गुणा करेंगे, फिर वो मिनट सेकंड में बदलेगा तो फिर 60 की गुणा करेंगे। तो ऐसे करके 2 बार 60 की गुणा कर लेंगे। अब इसको काट लेते हैं, यहाँ से ये से आ गया, 1 0 से 1 0 कटा। अब देखो 100/6 है, अब देखो 100/6 है। अब इसको और काट लेते हैं, 2 के पाड़े से कट जाएगा, ये 3 बार में आएगा और ये कितनी बार में आएगा, 50। तो हमारे पास आ गया 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया हमारा u। हमारे पास u आ गया, सब कुछ आ गया। तो हम जो पहले जो गतिज ऊर्जा थी ना प्रारंभ में, वो उसकी करेंगे गणना। अब देखो हम कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ m(u²) हो जाएगी। तो हाफ का ये कितना है, 1500 इंटू u कितना है हमारे पास, 50/3 का स्क्वायर की जगह अगर रख ले 2 बार लिखे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। तो 3 के पाड़े में 1500 जाता है, कितनी बार में, 500 बार में। 2 के पाड़े में 50 आता है, कितनी बार में, 25 बार में। तो ऐसे करके हमारे पास आ जाएगा 16/16 25 तो इसका आंसर, इनिशियल आंसर आ जाएगा हमारे पास 20,833.33 जूल आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा आंसर। मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। तो आ जाएगा हमारे पास 20,833 जूल, ये आ जाएगा हमारे पास प्रारंभिक गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो ऐसे आगे हमारे पास गतिज ऊर्जा 62500/3, ये आगे हमारे पास गतिज ऊर्जा। अब लिखेंगे हम यहाँ पे, इसके नीचे लिखना क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है ना, हम लिखेंगे कार की अंतिम गतिज ऊर्जा। तो अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बताओ भाई, 0 हो जाएगी, क्योंकि कार क्या हो जाती है, लास्ट में रोकनी है ना। तो अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पिंड पर कार्य कितना किया गया बताओ, पिंड पर किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यही आएगा पिंड में जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है तो पहले क्या अंतिम लिखेंगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं हमेशा। ठीक है ना, तो 0 माइनस जो प्रारंभिक है वो लिख लेंगे, ऊर्जा कितनी है। ठीक है, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा -20.833.33 जूल। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पिंड पर किया गया कार्य। तो अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा था कि भाई रोकने के लिए कितना कार्य किया जाएगा। तो अब हम लिखेंगे कि कार को रोकने के लिए कार को रोकने के लिए ऋणात्मक दिशा में 3 जूल कार्य करना होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो मैं इसको इरेज कर दूं, आप उससे पहले इसको अच्छे से वीडियो पोस्ट करके उतार लें। ओके बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उतार रही हूँ फिर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से प्रत्येक स्थिति में m द्रव्यमान के एक पिंड पर एक F बल लग रहा है। विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो एक लंबे तीर से प्रदर्शित की गई है। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि किया गया कार्य ऋणात्मक, धनात्मक है या फिर शून्य। अब देखो हमें बताने कि भाई जो ये 3 कंडीशन दे रही थी, इसके अंतर्गत बताने के भाई किया गया कार्य कैसा है, धनात्मक है, ऋणात्मक है या फिर शून्य। अगर इसमें समकोण पे अगर बल लग रहा है तो कार्य कैसा होगा, शून्य होगा। ठीक है, और यदि क्या लग रहा है, एक ही दिशा में, जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसी दिशा में क्या लग रहा है, बल लग रहा है। ये क्या लग रहा है, बल लग रहा है, उसी दिशा में बल लग रहा है तो कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, और जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसके विपरीत दिशा में बल लग रहा है तो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। सिंपल सी बात है, ये तुम्हें समझ आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर त्वरण क्या है, शून्य हो सकता है, चाहे उस पर कोई बल कार्य कर रहे हो या ना कर रहे हो। क्या आप इससे सहमत है, बताइए क्यों। कि मतलब सोनी है, वो कहती है कि भाई जो त्वरण है वो शून्य हो सकता है, चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हो, मतलब उस पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हो फिर भी उसका त्वरण शून्य हो सकता है। क्या ये सहमत, क्या ये ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ऐसा हो सकता है कि हाँ, सोनी का कहना सही है, क्योंकि किसी वस्तु में एक साथ कई बल लग सकते हैं। मान लो जैसे ये बल लग रहा है, ठीक है, अब ये बल लग रहा है तो मान लो घर्षण इस तरफ लग रहा है, बल उस तरफ लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं,
समान कर सकते हैं, तो ना इसका बल लग रहेगा ना इसका बल लगेगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, समान कर देंगे और अप्रभावी कर देंगे। इस कंडीशन में क्या लगता है, बल हमें लगता हुआ दिखता नहीं है। पर लग कितने रहे, बल 2 लग रहे हैं, ठीक है ना। तो एक साथ कई बल लग सकते हैं, वे एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, प्रभावी अप्रभावी कर सकते हैं। जब वस्तु एक समान वेग से गति में होती है उसका त्वरण शून्य होता है। जब वस्तु एक समान वेग से किसमें होती है, पिछले एक क्वेश्चन था उसके अंतर्गत हमने बोला था कि भाई जब वस्तु एक समान वेग से क्या हो, गतिशील हो, तो उसका त्वरण क्या हो सकता है, शून्य होता है। यहाँ तक कि इस स्थिति में भी वस्तु पर एक साथ कई असंतुलनकारी बल कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। इस स्थिति में भी कई संतुलनकारी बल कार्य कर सकते हैं। अगर संतुलनकारी बल होंगे जो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं, तो इस कंडीशन में कार्य कर सकते हैं और त्वरण क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। और शून्य त्वरण है तो वस्तु के एक समान वेग से गति भी कर सकती है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। 4 युक्तियां जिनमें प्रत्येक की शक्ति कितनी है, 500 वाट है। प्रत्येक की शक्ति कितनी है, 500 वाट है। 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है। कितने घंटे तक, 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है। इसके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट घंटा में परिकलित करनी है। जो भी जितनी भी ऊर्जा व्यय हुई है उसको किलोवाट घंटा में क्या करना है, परिकलित करना है। तो हमने देखा कि भाई प्रत्येक की शक्ति कितनी है, 500 है और टाइम कितना है, 10 घंटा, ठीक है। तो हमें पता है P बराबर W/T होता है, ठीक है। और जो W है, W को चाहे E लिखो या W लिखो, एक ही बात है। कार्य को चाहे ऊर्जा बोलो, मतलब कार्य ऊर्जा के बराबर ही होता है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर से होते हैं, ठीक है ना। तो हमने W की जगह पे यहाँ पे E लिख दिया और T कितना है, 10 है और P कितना है, 500 और क्या है, वाट है। वाट को हम किसमें बदलना है, किलो वाट में बदलना है। तो क्या कर देंगे, 1000 का भाग दे देंगे। 1000 का भाग देंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 उधर गया तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब कितना बचा, E बराबर कितना आ गया, 5 किलोवाट घंटा आ गया। E बराबर कितना आ गया, 5 किलोवाट घंटा आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि भाई एक युक्ति की ऊर्जा कितनी आ गई। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, मैं लिख दूँ नीचे लिखना क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो लिखेंगे एक युक्ति की ऊर्जा बराबर कितनी आ गई, 5 किलोवाट घंटा आ गई। तो हमें ऐसे ही 4, तो हम लिखेंगे 4 युक्तियों की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, बराबर 5 × 4 बराबर कितनी हो जाएगी, 20 किलोवाट घंटा। तो उसने पूछा था ना 4, तो हमारे पास 4 युक्तियों की ऊर्जा हो जाएगी 5 × 4 बराबर 20 किलोवाट घंटा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके आराम से इसको उतार लें। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंततः धरती पर पहुंचने पर क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। कोई पिंड है, मुक्त रूप से गिर रहा है, वो धरती पर पहुंचने पर गिर जाता है, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी। कि भाई कोई अगर पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है तो गतिज ऊर्जा धीरे धीरे किससे बदल रही है, स्थितिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे किससे बदल रही है, गतिज ऊर्जा में बदल रही है। जैसे ही पिंड धरती पर पहुंचता है, धरती से टकराता है, उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसका वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और उसका वेग 0 हो जाता है तो जो उसकी ऊर्जा है ना, वो जितनी भी ऊर्जा थी, जो गतिज ऊर्जा थी, वो किससे बदल जाती है, यांत्रिक कार्य करने में खर्च हो जाती है या फिर ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। ये हो गया हमारा लेसन नंबर 11, ठीक है ना, कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको एक बार इसको फिर से पढ़ के बता देती हूँ। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है, लेकिन जैसे ही पिंड धरती पर पहुंचता है तो यह धरती से टकराकर रुक जाता है, जिससे इसका वेग 0 हो जाता है। इसकी ऊर्जा यांत्रिक कार्य करने में व्यय और कुछ ऊर्जा ऊष्मा में रूपांतरित हो जाती है। ये हो गया हमारा लेसन नंबर 11। आप इसको, अगर आपका कोई भी रह जाता है तो आप वीडियो पॉज करके आप इसको आराम से उतार लीजिए। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, आराम से इसको उतार लीजिए आपको अगर कोई रह जाता है। बाकी हमारा लेसन आज कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।